जहाज नॉर्थ सी की ओर रवाना होता है और तभी क्रेग जो शिप के कंट्रोल रूम में बैठा हुआ होता है वो उनको बताता है कि अब तुम लोग जा रहे हो समंदर की उस गहराई में जहाँ पर सूरज की एक भी किरण नहीं पहुँचती है। वहाँ पर बस अंधेरा होगा, ठंड होगी और एक अलग ही दुनिया होगी जिसे पहचानने में भी वक्त लगेगा। जिसके बाद वो अपनी बात को पूरा करते हुए एक जरूरी चेतावनी भी देता है। वो बोलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखना कि तुम लोगों को बिना डिकम्प्रेशन किए सीधा ऊपर नहीं आना है। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे शरीर के अंदर के सारे ऑर्गन्स फट जाएंगे। जिसके बाद क्रेग अपनी बात को खत्म करके अपना माइक बंद कर देता है। वो मजाकिया अंदाज में डंकन से पूछता है, तुझे समझ में आ गया ना डंकन? और डंकन भी हंसते हुए कहता है, चल ज्यादा बकवास मत कर। असल में डंकन और क्रेग पुराने दोस्त हैं। वो दोनों उम्र में भी बराबर हैं और सालों से साथ काम करते आए हैं, इसलिए उन दोनों में हंसी मजाक चलता रहता है। इसके बाद हम उस कंटेनर में डेव को देखते हैं जो अकेले ही एक्सरसाइज कर रहा होता है, लेकिन तब तक डिनर का टाइम हो जाता है, इसलिए डंकन उसको बुलाता है। डिनर के दौरान डंकन अपनी पुरानी बातें शेयर करता है। वो कहता है कि पहले जब हम ये काम करते थे तो बस थोड़ी समझदारी और थोड़ा रम का जुगाड़ काफी था। अब तो मशीनों का जमाना आ गया है और आजकल के नए लड़के तो हर प्रोटोकॉल को ऐसे फॉलो करते हैं जैसे किताब से पढ़कर आए हों। जिसके बाद वो कहता है, वैसे मेरे पुराने सारे साथी काम छोड़ चुके हैं, अब तो बस मैं ही आखिरी बचा हूँ और ऐसा लगता है जैसे कंपनी अब मुझको बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है। ये सुनकर क्रिस और डेव हैरान रह जाते हैं। उसे पूछते हैं कि आखिर कंपनी ऐसा क्यों करना चाहती है, जिस पर डंकन थोड़ा उदास होकर बताता है, कंपनी को लगता है कि मैंने 20 साल काम कर लिया है और अब बस बहुत हुआ, ये मेरी आखिरी रोटेशन है, शायद इसके बाद मैं फिर कभी यहाँ पर नहीं आऊंगा। जिस पर डंकन आगे बोलता है कि मैं अभी 10 साल और काम कर सकता हूँ। क्रिस को डंकन की बात सुनकर बुरा लगता है। वो कहता है कि तुम्हें ऊपर बात करनी चाहिए और जो तुम्हारा मन करे वही करना चाहिए। तभी डेव बोलता है, देखो जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है मुझको लगता है अगले 10 साल में सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, इंसानों की शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसके बाद ये सब अपने अपने बिस्तर में जाकर सो जाते हैं। दिन बीतने लगते हैं। क्रिस अपना समय काटने के लिए अपनी मंगेतर की पुरानी वीडियोस देखता है और जब वो लोग मंजिल के करीब होते हैं तभी जोरदार तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही जहाज अपने तय स्थान पर पहुंचता है, डायनामिक पोजीशनिंग सिस्टम की मदद से उसे एकदम स्थिर कर दिया जाता है, यानी अपना जहाज आगे खिसकेगा न पीछे, चाहे जितना भी तूफान आ जाए। इसके बाद नीचे जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। क्रेग टीम ए को 1 घंटे पहले अलर्ट करता है, जबकि वही डंकन भी क्रिस और डेव से कहता है कि अपना अपना सूट पहन लो और हाँ, चाकू, कंपास और फ्लिपर्स लेना मत भूलना। इसके बाद तीनों एक एक करके डाइव बेल में जाते हैं। दोस्तों, ये डाइव बेल एक मजबूत और पूरी तरह से बंद ढांचा होता है, एक तरह का छोटा केबल जिसमें अंदर बैठे लोग सुरक्षित रहते हैं और इसे समुद्र की गहराई में भेजा जाता है। अब कंटेनर से तीनों डाइवर्स धीरे धीरे सीढ़ियों के सहारे डाइव बेल में चढ़ते हैं। फिर इस बेल को जहाज से बाहर खिसकाया जाता है। जहाज अभी समंदर की सतह पर होता है, लेकिन इस बेल को एक मोटी स्टील केबल की मदद से करीब 300 फीट नीचे समंदर की गहराई में उतारा जाता है। हालांकि बेल अभी भी पूरी तरह से नीचे नहीं पहुंचती है, वो समंदर की सतह और जहाज के बीच झूल रही होती है। इस कारण बेल में झटके लगने लगते हैं, जिससे क्रिस थोड़ा घबरा जाता है। ये देखकर डंकन चौंकता है और पूछता है कि क्या बात है, तुम्हें पहले इसका अनुभव नहीं है क्या? जिस पर क्रिस कुछ नहीं कहता है और फिर जैसे ही क्रेग ऊपर से ऑर्डर देता है, डंकन सबसे पहले डेव को हेलमेट पहनाकर बेल से बाहर भेजता है। यह हेलमेट बहुत हाईटेक होता है, इसमें ऑक्सीजन सप्लाई, लाइट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम तक मौजूद होते हैं और क्योंकि डाइवर्स को नीचे लगातार 5-6 घंटे काम करना होता है तो उन्हें अडल्ट डाइपर्स भी पहनाए जाते हैं और साथ ही में एक मजबूत मोटी वायर उनके सूट से जोड़ी जाती है, जिसे एम्बिलिकल कहा जाता है। मतलब एम्बिलिकल ही एकमात्र सहारा होता है जिससे डाइवर्स को ऊपर से ऑक्सीजन, लाइट और कम्युनिकेशन मिलता है। इसके बिना गहरे समंदर की तेज धाराएं किसी को भी बहा सकती है। अब बेल से नीचे डेव को मैनीफोल्ड यानी पाइपलाइन का जो जोड़ होता है उसके पास भेजा जाता है। डंकन को अंदर ही रुकने को कहा जाता है। डंकन का काम है ऊपर क्रेग को वायरलेस से अपडेट देना। जैसे ही डेव बेल से बाहर आता है, वो देखता है कि नीचे चारों ओर अंधेरा है। हेलमेट की लाइट जल रही है, लेकिन फिर भी उसे पास में मौजूद क्रिस तक दिखाई नहीं दे रहा है। अंधेरा इतना घना होता है। फिर ऊपर से एक पावर केबल नीचे फेंकी जाती है जो मैनीफोल्ड से जोड़ती नीचे की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। अब क्रिस और डेव अपने काम में लग जाते हैं। काम बस शुरू हुआ ही था कि ऊपर जहाज का डायनामिक पोजिशनल सिस्टम अचानक से फेल हो जाता है, जिसकी वजह से जहाज धीरे धीरे सरकने लगता है। अब इस सिचुएशन को भांपते ही ऊपर से तुरंत ऑर्डर आता है कि सभी डाइवर्स तुरंत बेल में वापस लौटो। डेव तेजी से ऊपर आता है और मैनीफोल्ड के टॉप तक पहुंच जाता है, लेकिन क्रिस नीचे ही फंस जाता है क्योंकि वो अंदर घुसकर काम कर रहा होता है। डेव उसको चिल्लाकर ऊपर आने को कहता है, जहाँ क्रिस भी तेजी से ऊपर चढ़ता है और जैसे तैसे वो मैनीफोल्ड के ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही जब वो बेल के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो उसका एम्बिलिकल मैनीफोल्ड में उलझ जाता है। क्रिस को घबराहट होने लगती है। ऊपर जहाज हिल रहा होता है और इधर बेल हिल रही होती है। उसे डर लग रहा होता है कि कहीं वो यहीं पर फंसा ना रह जाए और अब तो इतना समय भी नहीं है कि वो नीचे वापस जाकर उस एम्बिलिकल वायर को छुड़ा सके। डेव भी इस बात से परेशान होता है। वो खुद एम्बिलिकल पकड़कर थोड़ा ऊपर चढ़ता है, लेकिन देखता है कि क्रिस का एम्बिलिकल बहुत ज्यादा खिंच चुका है। डेव जल्दी से क्रिस से कहता है कि सुनो, तुम्हारा एम्बिलिकल टूटने वाला है, वो जैसे ही टूटेगा तुम डरना मत। तुम अपने हेलमेट का बेल आउट एलाइन ऑन कर देना, उससे तुम्हें कम से कम 10 मिनट तक का ऑक्सीजन मिलता रहेगा। वो आगे कहता है कि मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें लेने फिर लौटकर जरूर आऊंगा। तब तक मैनीफोल्ड के ऊपर ही रुके रहना ताकि मैं तुमको ढूंढ सकूं। अगर तुम हिले तो तुम्हें ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा। अब जैसे ही डेव ये बात पूरी करता है, अचानक से क्रिस का एम्बिलिकल जोर से टूट जाता है और उस झटके से क्रिस उस मैनीफोल्ड से दूर उछल जाता है, वो भी समुद्र की गहराई में और घनघोर अंधेरे में। उधर जहाज आगे बढ़ता जा रहा होता है। डेव किसी तरह से अपना एम्बिलिकल संभाल कर बेल तक सुरक्षित लौट आता है,
लेकिन उसके चेहरे पर साफ चिंता दिखाई देती है। वो लगातार यही सोच रहा होता है कि कहीं क्रिस को कुछ हो ना गया हो। डंकन तुरंत ऊपर क्रेग को पूरी घटना बताता है कि क्रिस का अम्बिलिकल मैनिफोल्ड में उलझ गया था और वो वहीं नीचे फंसा रह गया है। क्रेग तुरंत ऑर्डर देता है कि जहाज को एंकर डालकर वहीं रोक दिया जाए ताकि क्रिस को ढूंढा जा सके। लेकिन उसी वक्त उसकी टीम का एक मेंबर कहता है कि सर, इस जगह बहुत घनी गैस पाइपलाइंस बिछी हुई हैं। अगर हमने एंकर डाला तो पाइपलाइंस को नुकसान हो सकता है और नुकसान करोड़ों का होगा। अब क्रेग असमंजस में पड़ जाता है। एक तरफ अपने साथी की जान, दूसरी ओर कंपनी का भारी नुकसान। उधर दूसरी ओर बेचारा क्रिस जो अभी भी मैनिफोल्ड पर अटका हुआ है, बड़ी मुश्किल से अपनी फ्लेयर लाइट जलाता है और दोबारा मैनिफोल्ड के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर अब उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। ऑक्सीजन खत्म होने को है। वो जाल के जैसे नेट को पकड़कर ऊपर चढ़ता है और अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। उसी दौरान क्रेग की टीम का एक मेंबर कहता है कि मैं डायनामिक पोजीशनिंग सिस्टम को मैनुअली ठीक कर सकता हूं, जिस पर क्रेग कहता है कि तुरंत शुरू करो। उधर बेल में डंकन डेव से कहता है कि तुम्हें पता है, ऐसा ही एक हादसा पहले भी हो चुका है। एक डाइवर का टखना टूट गया था और उसकी लाश कभी नहीं मिली। कंपनी ने कुछ दिन तलाश की, फिर फालतू खर्च समझकर सर्च बंद कर दिया। क्या मिला उसकी बीवी को? सिर्फ एक डिब्बा जिसमें उसके पति की कुछ चीजें थी। मुझे डर लग रहा है कि कहीं क्रिस के साथ भी ऐसा ना हो जाए। अब तक 10 मिनट से भी ज्यादा समय हो चुका था। क्रिस किसी तरह मैनिफोल्ड पर चढ़ा रहता है, लेकिन कोई उसको लेने नहीं आता है। उसकी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होती है और वो धीरे धीरे बेहोशी की हालत में पहुंचता जाता है। वो बस अपनी मंगेतर की यही बातों को याद करता है कि तुम्हें लौट कर आना होगा, हमें शादी करनी है और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। ये याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। उसको लगता है कि अब उसका अंत करीब है। लगभग 15 से 20 मिनट की मेहनत के बाद डायनामिक पोजीशनिंग सिस्टम को मैनुअली चालू कर दिया जाता है। जहाज फिर से मैनिफोल्ड की लोकेशन पर वापस आ जाता है। अब सबसे पहले एक रोबोट रॉब को नीचे भेजा जाता है, जिसके कैमरे से पूरे मैनिफोल्ड की तलाश की जाती है। काफी देर तक देखने के बाद रॉब को क्रिस नहीं दिखता है, लेकिन जैसे रोबोट मैनिफोल्ड के ऊपर आता है, वो देखता है कि क्रिस वहीं पर पड़ा है और धीरे धीरे सांसें गिन रहा है। क्रेग खुद रोबोट को कंट्रोल करता है और उसके कैचिंग हैंड की मदद से क्रिस की ड्रेस में हुक को पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक और दिक्कत सामने आती है। क्रिस ऊपर नहीं आ रहा होता है। रोबोट को दोबारा नीचे भेजा जाता है और तब जाकर पता चलता है कि क्रिस ने खुद को मैनिफोल्ड के एक हुक से बांध रखा है, ताकि अगर वो बेहोश हो जाए तो उसका शरीर पानी में ना बह जाए। ये देख सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इतनी बुरी हालत में इतना कमाल सोच पाना नामुमकिन है। अब क्रेग डेव को नीचे भेजता है। वो बोलता है कि क्रिस को वापस लेकर आओ। डेव जल्दी से क्रिस के शरीर को मैनिफोल्ड से अलग करता है और उसको अपने हुक से जोड़ लेता है। लेकिन अब समस्या और बड़ी हो जाती है। क्रिस का शरीर बहुत भारी हो चुका होता है। गहराई का पानी, भारी सूट और बेहोशी, इन सब की वजह से क्रिस बहुत हैवी हो जाता है, जिसको देखकर डेव की हालत भी खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी डेव अपनी पूरी ताकत से खींचकर क्रिस को बेल तक वापस लाने में सफल हो जाता है। अब क्रिस बेल में तो आ गया था, लेकिन उसकी सांसें नहीं चल रही थी। करीब 40 मिनट बीत चुके थे। पहले 10 मिनट तक उसको ऑक्सीजन मिल रही थी, लेकिन उसके बाद 30 मिनट तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिली है। डंकन हार मानने वालों से नहीं था। वो तुरंत क्रिस की नाक बंद करता है और अपने मुंह से उसको ऑक्सीजन देना शुरू करता है। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि शायद अभी भी कुछ हो सकता है। काफी देर तक लगातार कोशिश करने के बाद क्रिस की सांसें लौट आती है, लेकिन दोस्तों सिर्फ सांसें वापस आती है। वो अब भी ऐसे ही पड़ा होता है जैसे कोई बेजान शरीर हो। वो ना तो आंख खोलता है और ना ही कोई प्रतिक्रिया देता है। डंकन भी थक हार कर मान जाता है, लेकिन डेव अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ता है। वो क्रिस का हाथ पकड़कर कहता है, हमें पता है तुम हमको सुन रहे हो क्रिस, प्लीज कुछ इशारा करो, आंखें हिलाओ या फिर उंगली हिलाओ। लेकिन दोस्तों क्रिस की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। अब सबको लगने लगता है कि शायद ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से क्रिस का ब्रेन डेड हो गया है, यानी शरीर में जान है, सांसें चल रही है, पर दिमाग काम नहीं कर रहा है। डेव, डंकन और क्रेग की पूरी टीम उदासी में डूब जाती है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। क्रिस अचानक से बोलता है, कैसे हो तुम सब लोग? ये सुनते ही सबकी आंखों में चमक लौट आती है और धीरे धीरे क्रिस अपनी आंखें हिलाता है। उसकी उंगलियां भी हिलती हैं। वो पूछता है कि मेरे साथ क्या हुआ था? डंकन और डेव हंसते हुए कहते हैं कि भाई तेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वो सब हम बाद में बताएंगे। पहले जश्न मनाते हैं कि तू वापस आ गया। इसके बाद क्रिस और उसकी टीम बेल के जरिए वापस शिप के कंटेनर में लौट आती है, जहां डेव हर दिन उसका मेडिकल चेकअप करता है। जहां ये लोग जिस मिशन पर गए थे उसे अधूरा छोड़कर क्रेग अपनी टीम को लेकर लगभग 1 महीने बाद वापस पोर्ट पर लौटता है। क्रिस की पूरी मेडिकल जांच की जाती है और रात की बात ये होती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद वो सीधा अपनी मंगेतर से मिलने पहुंचता है। उसे देखकर पूछती है कि तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? काम तो भी कुछ महीनों का था ना? जिस पर क्रिस मुस्कुराकर कहता है, असल में एक डाइवर था, उसका अम्बिलिकल वायर टूट गया था, इसीलिए मिशन को रोकना पड़ा। जिस पर क्रिस की मंगेतर पूछती है कि वो डाइवर कौन था और अब वो कैसा है? जिस पर क्रिस कहता है कि वो ठीक है, लेकिन उसके चेहरे के हावभाव देखकर वो समझ जाती है कि वो डाइवर कोई और नहीं बल्कि खुद क्रिस ही था। वो चुपचाप उसको सीने से लगा लेती है और मन ही मन शुक्रिया अदा करती है कि वो एक बड़े हादसे से बच गया है। क्रिस भी उसे गले लगाकर कहता है कि अब कोई भी मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता है, मुझे हर हाल में तुम्हारे पास वापस आना ही था। जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म आपको पसंद आई होगी। ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित थी। एक्सपर्ट्स तक हैरान रह गए थे कि बिना ऑक्सीजन के आधे घंटे तक कोई जिंदा कैसे रह सकता है। जिसके बाद एंड में हमें असल जिंदगी के क्रिस की शादी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेव, डंकन और क्रेग भी शामिल होते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है आपको पता है? शादी के बाद ये सब मिलकर उस अधूरे काम को पूरा